वेलकम टू एग्ज़ाम थ्योरी। तो इस चैनल पे आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के मैथ के सॉल्यूशन कराए जा रहे हैं, जिनके प्रत्येक शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 7/12/2020 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो टोटल आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के इतने डेट और शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे। आज हम लोग इस वीडियो में 7/12/2020 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी जो भी आपको यहाँ पर पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही कराए जा चुके। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्क्ड प्राइस 240 रुपये है। इसे अंकित पर 10% की छूट देते हुए यानी कि मार्क्ड प्राइस पर 10% का क्या दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। तो यदि लाभ 8% हुआ तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि CP कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है जो कि आपको ध्यान रखना होगा। तो फार्मूला क्या हो जाता है, आपका हो जाता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू आपका क्या हो जाता है यहाँ पर मार्क्ड प्राइस अपॉन CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपका अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य हो जाता है। तो ये फार्मूला आप ध्यान रखिएगा। तो क्या करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन, इस फार्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे, आपका CP यानी कि क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 100 प्लस प्रॉफिट यहाँ पर यानी कि लाभ कितने का हो रहा है, तो 8% का हो रहा है। तो 100 प्लस 8 करेंगे तो आपका कितना प्रतिशत हो जाएगा, 108%। अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि छूट कितने की दी जा रही है, तो 10% की। तो 100 माइनस 10 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 90 बराबर मार्क्ड प्राइस यानी कि अंकित मूल्य कितना दिया गया है, 240 रुपया दिया गया। और हमें चाहिए क्या, CP यानी कि क्रय मूल्य चाहिए। हल कर लेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन करना है सिंपल सा, आपका आंसर आ जाएगा। 12 से काटेंगे तो ये 9 बार में चला जाएगा और 12 से ये कितने बार में, 20 बार में चला जाएगा। 9 से काटेंगे 90 को कितने बार में चला जाएगा, 10 बार में। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 × 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 200, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपये था, तो 200 रुपये था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि A की आय B की आय से 60% अधिक है और C की आय A और B की कुल आय से 45% कम है। तो C की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले 60% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 3/5 होगा, यानी कि 3/50 होगा। मैं पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे कि अगर आपको दिया गया 60% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना चला जाएगा, 100। 20 से काटेंगे तो कितने बार में, 3 बार में। ये कितने बार में चला जाएगा, 5 बार में। यानी कि 60% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग 3/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर से हमें पता चलता है कि A की आय जो है B की आय से कितना अधिक है, 3/5 अधिक है। यानी कि B की आय अगर 5 यूनिट है, कितनी है, 5 यूनिट है, तो A की आय जो है उससे 3 यूनिट अधिक, यानी कि 5 में 3 यूनिट अधिक, यानी कि A की आय कितनी है, तो 8 यूनिट है। क्योंकि A जो है B से कितना यूनिट अधिक है, 3 यूनिट अधिक है। यानी कि A की आय अगर 8 यूनिट है तो B की आय कितनी है, 5 यूनिट है। और यहाँ पर फिर बोला गया कि C की आय जो है A और B की कुल आय का 45% है। 45% फ्रैक्शन वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45% कम है, 45% कम है, तो 45% का फ्रैक्शन वैल्यू 9/20 होगा, यानी कि 20 में 9 यूनिट की कमी होगी। तो पहले टोटल A और B जो है टोटल कितने यूनिट है, 13 यूनिट, और होना कितना है C का, 20 में 9 यूनिट कम होना, यानी कि कितना यूनिट आपका होगा, 11 यूनिट। कितने में, 20 में, यानी कि C का वैल्यू कितना हो जाएगा, 13 × 11/20 होगा। तो अब हमें चाहिए क्या, C और A में रिलेशन चाहिए, यानी कि B से हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो A और C का रिलेशन बनेगा तो आपका अनुपात में अगर इसे चेंज करेंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा, तो 20 और 8, 20 8 आपका कितना हो जाएगा, 160। अनुपात यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 × 11 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 143। यानी कि A का वैल्यू 160 और C का वैल्यू कितना, 143। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि C जो है A से कितना कम है, तो
ए जो 160 है, सी कितना 143, तो कितना कम है 17 यूनिट कम है। किससे तुलना करना है, ए से तुलना करना है, तो ए कितना 160 यूनिट, प्रतिशत में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 10 चला गया, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 170/16। 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आपका यहाँ पर चला जाएगा 10 बार में, आपका 10 बचा तो 16 चक 96, 4 तो 16 दूनी 32, 8 तो 16 पच्चीस 80, यानी कि कितना कम है तो 10.625% क्या है कम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि मान लीजिए ये अक्स 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल यानी कि रिमाइंडर 7 बचता है। तो संख्या यक्स के अंकों का योग यानी कि डिजिट का सम कितना है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो चारों संख्याएं दी गई है उनका क्या करना होगा, हमें एलसीएम निकालना होगा यानी कि लघुत्तम समावर्तक निकालना होगा। तो किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले जो सबसे बड़ी संख्या उसे क्या करेंगे लिख लेंगे। जैसे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 27। अब देखेंगे 20 में कौन सा कॉमन फैक्टर 27 में हमें दिख रही है, तो 20 का कोई भी कॉमन फैक्टर 27 में नहीं दिख रहा है तो 20 को पूरा लिख देंगे। अब 15 का देखेंगे 20 में 5 छुपा हुआ, 27 में 3 छुपा हुआ यानी कि 5 तिया 15, ये पहले से एलसीएम में मौजूद है। उसी तरीके से 12 को देखेंगे तो 12 का 4 20 में मौजूद है और 3 आपका 27 में मौजूद है यानी कि 12 पहले से ही इस एलसीएम में है। यानी कि इन दोनों संख्याओं को गुना कर देंगे तो ये चारों संख्याओं का क्या हो जाएगा आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 27 × 20 करेंगे तो आप 540 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो 540 एलसीएम हो गया और जो शेषफल आपका इसमें बोला जा रहा है यानी कि जो रिमाइंडर बोला जा रहा है उसे क्या करेंगे एलसीएम में यानी कि लघुत्तम में जोड़ देंगे। तो आपका लघुत्तम में कितना हो जाएगा टोटल, वो आपकी संख्या आ जाएगी। तो संख्या कितनी हो जाएगी 547। लेकिन अब आपसे संख्या नहीं पूछी जा रही, संख्या का क्या पूछा जा रहा है, उनके डिजिट का सम पूछा जा रहा है यानी कि उनके अंकों का योग पूछा जा रहा है। तो 547 का अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 7 16 यानी कि 16 आपका क्या होगा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्या है सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, हल करेंगे। ये आपका थोड़ा सा रेकरिंग दिया गया तो रेकरिंग में आपको थोड़ा सा समझा दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके क्या दिए गए 0.588, 8 पर आपके क्या है रेकरिंग है। तो किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर 0.58 है तो यहाँ पर 58 यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस, जितने पर रेकरिंग नहीं है जैसे कि यहाँ पर आपके 5 पर रेकरिंग नहीं है तो क्या करेंगे 58 में से 5 माइनस कर देंगे। और यहाँ पर बटा में क्या करेंगे, जितने अंकों पर रेकरिंग है, पॉइंट के बाद जितने अंकों पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिखेंगे और जितनों पर रेकरिंग नहीं है यानी कि एक अंक पर यानी कि 5 पर रेकरिंग नहीं है तो उतना 0 यानी कि एक अंक पर रेकरिंग नहीं है तो उतना 0 बैठा देंगे यहाँ पर। फिर उसी तरीके से आगे क्या ये भाग है तो 0.53 पर आपके क्या है यहाँ पर पूरे फुल रेकरिंग देखने को मिल रही थी। यहाँ पर किस तरीके से बनाएंगे, तो यहाँ पर 53 लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है, दोनों पर रेकरिंग दिया गया है तो यहाँ पर कोई भी संख्या माइनस नहीं होगी। यहाँ पर जो अगर रेकरिंग नहीं दिया होता किन्हीं अंकों पर तो उतना क्या हो जाता माइनस हो जाता। अगर पूरे अंकों पर रेकरिंग है तो कोई भी अंक माइनस नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपके क्या है पॉइंट के बाद दोनों अंकों पर रेकरिंग है तो 53 कितने अंकों पर रेकरिंग है 2 अंकों पर तो 2 बार नीचे 9 लिख देंगे। तो उसी तरीके से भाग है, भाग को क्या करेंगे गुना में चेंज करेंगे तो 53/99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 99/53 यानी कि 99/53 लिखेंगे। इंटू आपका क्या हो जाएगा 5/33। फिर आगे क्या आपके है प्लस के साइन है तो प्लस के साइन दे देंगे। 10 बटा आपके कितने 21 है। फिर यहाँ पर क्या है पूर्णांक में तो इसे क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 14 1 15 बटा कितने हो जाएंगे 14 यानी कि 15/14 इंटू आपको क्या करना है आपका 5/3 से गुना करना है। तो यहाँ पर 5/3 से अगर गुना कर दे तो आपका कितना हो जाएगा 15 5 75 बटा आपके कितने हो जाएंगे 14 3 42। यहाँ पे आपके क्या है भाग के साइन है गुना में चेंज करेंगे तो 75/42 को क्या लिख सकते हैं 42/75 लिखा जा सकता है। माइनस आपके यहाँ पर क्या है गुना के साइन है तो यहाँ पर गुना करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि कट रहा है तो इसे काट लेंगे। 10 को 5 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा 2 बार में यानी कि आपका कितना आ जाएगा हल करने पर 1/6 हल कर लेते हैं। बाकी जो भी आपका कट रहा है यहाँ पर सोल्यूशन कर लेते हैं। तो 33 से 99 कितने बार में चला जाएगा 3 बार में। 58 में से 5 जाएगा तो ये कितना बचेगा 53 यानी कि 53 से 53 चला जाएगा। 3 से 90 काटेंगे कितने बार में चला जाएगा यहाँ पर 30 बार में और 5 से 30 कितने बार में चला जाएगा 6 बार में। तो अब आपका क्या बच गया 1/6
प्लस यहाँ पर हल हो रहा है तो काट लेंगे, 7 से ये 3 बार में, ये 6 बार में, सॉरी 21 से तो आपका कट ही रहा था, तो यहाँ पर 6 2 बार में चला जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में, ये कितने बार में आपके चले जाएंगे 15 बार में, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 4/15। यहाँ पर फिर आपके क्या बचे -1/6, यानी कि +1/6 -1/6 आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 4/15, यानी कि 4/15 आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 16,380 रुपये की राशि ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1/3, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2/5 और सी और डी के हिस्से का अनुपात 2/3 है। तो सी के हिस्से में कितनी राशि आई है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ए, बी, सी, डी का हमें निश्चित अनुपात में वैल्यू चाहिए। तो किस तरीके से निकालेंगे, ए और बी का अनुपात कितना दिया गया 1/3, बी सी का कितना दिया गया 2/5, सी डी का कितना दिया गया 2/3 दिया गया। अब क्या करेंगे, जो भी हमें ब्लैंक स्पेस दिख रही है उसे क्या करेंगे, अगल बगल वाले संख्या देखेंगे, ऊपर नीचे नहीं देखना, अगल बगल वाले संख्या देखना। जैसे कि बगल में यहाँ पर 3 है तो ब्लैंक स्पेस पे क्या करेंगे 3 भर देंगे। यहाँ पर आपके क्या है 2 है तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 है तो इसके बगल में 5, यहाँ पर अगर 2 है तो यहाँ पे 2, यहाँ भी आपके 2 आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, क्या देखेंगे सभी में क्या कोई अंक कॉमन दिख रहे, तो 2 है 2 है 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो कोई भी कॉमन हमें अंक नहीं दिख रही है तो कोई भी कटेगा नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर सीधा गुना कर देंगे। तो क्या करेंगे, गुना करने पर आपका कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 तिया 15 दूनी 30 और 5 तिया 15 तिया 45, यानी कि ए, बी, सी, डी का निश्चित अनुपात में यहाँ पर क्या आ गया वैल्यू आ गया। लेकिन पूछा क्या जा रहा है सी का हिस्सा, तो टोटल रुपये कितना था, यानी कि टोटल हिस्सा कितना था, तो 1600 यानी कि 16,380 रुपये। कुल कितने में बांटा गया, यानी कि कुल कितने यूनिट में बांटा गया था, तो 45 और 30 आपके कितने हो जाएंगे 75, 4 79 और 12 आपके कितने हो जाएंगे 91, यानी कि 91 हो जाएंगे। तो यहाँ पर से अगर कुल रुपये में से कुल यूनिट से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए सी का हिस्सा चाहिए, तो सी का हिस्सा कितना है 30 यूनिट, यानी कि अगर 1 यूनिट को 30 यूनिट से गुना कर दे तो आपका क्या आ जाएगा सी का हिस्सा आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं यहाँ पर से 13 से 91, ये आपका 13, 13 दूनी 26, 4 3 7, 13 6 78 0, 7 से कट रहा है काट लेंगे यहाँ पर 7 1, आपका 5 7 8 56, यानी कि 180 × 30 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 5400, यानी कि सी का हिस्सा कितने रुपये का था, तो 5400 का था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि रोशन ने 1620 रुपये में 36 kg चीनी खरीदी, उसे बेचकर उसने 6 kg चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित किया, तो उसे प्रति कितने रुपये चीनी का, यानी कि विक्रय मूल्य प्रति केजी उसे चीनी का कितना था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते 1 केजी चीनी का सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकाल लेते। किस तरीके से निकालेंगे, टोटल कितने रुपये में खरीदा था, तो 1620 रुपये में, कितने केजी खरीदा था, तो 36 केजी, तो कुल रुपये में से कुल वजन को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 किलो चीनी का मूल्य आ जाएगा। तो हल कर लेते 6 से काटेंगे, यहाँ पर 6 2 8 1 9, 9 से कट रहा आपका, तो 9 से काट लेते, 9 चौक 36, ये 1 9, 6 7 9 8 72 0, फिर आपका 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा आपका, सॉरी 4 से कट रहा है तो 4 से काटेंगे कितने बार में आपका चला जाएगा, 4 चक 16, 4 पच्चे 20, यानी कि 1 केजी चीनी का क्रय मूल्य कितना आ गया 45 रुपये आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया है कि 36 केजी क्या करता है, चीनी खरीदता है, यानी कि 36 केजी चीनी प्लस उसमें क्या होता है प्रॉफिट, कितने के 6 केजी ESP, यानी कि 6 केजी विक्रय मूल्य के, चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है लाभ होता है। तो CP प्लस प्रॉफिट इक्वल टू आपका क्या हो जाता है ESP, यानी कि विक्रय मूल्य होता है। आपको पता होना चाहिए कि CP प्लस प्रॉफिट इक्वल टू आपका क्या हो जाता है ESP, यानी कि विक्रय मूल्य होता है। तो ये आपका CP, ये आपका प्रॉफिट बराबर क्या करना होगा ESP, तो खरीदा जितना उतना ही बेचा होगा, यानी कि 36 केजी चीनी खरीदा तो 36 केजी चीनी बेचा भी होगा। तो यहाँ पर आप हल कर लेंगे तो 36 CP इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 36 में से 6 गए यानी कि 30 ESP, 6 से काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, ये 6 बार में, यहाँ पर 5 बार में, यानी कि 1 केजी चीनी का क्रय मूल्य कितना आ गया 5 यूनिट और विक्रय मूल्य कितना आपका आ गया 6 यूनिट आ गया। यानी कि अगर क्रय मूल्य 45 रुपये है तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू, यानी कि 1 यूनिट का मूल्य रुपये में कितना था और हमें चाहिए कितना का
6 यूनिट का वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ESP यानी कि विक्रय मूल्य चाहिए। तो हल कर लेंगे, आपका 1 kg चीनी का विक्रय मूल्य यानी कि ESP आ जाएगा। 5 से काटेंगे यानी कि 45 को 5 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा, 9 बार में। 9 छः का आपका कितना हो जाता है, 54, यानी कि 1 kg चीनी का विक्रय मूल्य 54 रुपये है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो तब उसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि रूप में की जाती है और प्रत्येक किस्त 3,872 रुपये है। तो इस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले जो है चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पावर जुड़ते चले जाते हैं। जैसे कि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/10, यानी कि कोई अगर मूलधन 10 यूनिट है तो किस्त लगकर जो अगले जो है किस्त लगने पर जो उसको कितना चुकाना होगा, तो उसमें 1 यूनिट की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 11 यूनिट चुकाना होगा। तो ये पहले वर्ष का है। दूसरे वर्ष में क्या हो जाएंगे, दूसरे वर्ष में पावर लग जाएंगे, यानी कि पावर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। लेकिन किस्त तो समान है। ये आपका यहाँ पर ये लाइन क्या बना रहा है, किस्त। ये आपका यहाँ पर क्या बना रहा है, मूलधन। तो यहाँ पर किस्त तो क्या होना चाहिए, प्रत्येक वर्ष में समान होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 11 का स्क्वायर है यानी कि 11 को 2 बार गुना है, तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा, 11 से गुना करना होगा। तो किस्त आपका क्या हो गया, यहाँ पर समान हो गया। तो यहाँ पर से ये आपका क्या आ जाएगा, मूलधन। ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल जो है 2 बार में दी गई अमाउंट यानी कि मिश्र धन आ जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 110 और यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, यानी कि 210 आपके क्या हो गए, मूलधन हो गए। और यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 121 दूनी 242 आपके क्या हो जाएंगे, किस्त के कुल मूल्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, किस्त के 2 वर्षों के कुल मूल्य हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है क्या बोला गया कि प्रत्येक किस्त आपका कितना है, 3,872, यानी कि प्रत्येक किस्त कितने यूनिट का बन रहा है, तो 11 × 11 यानी कि 121 यूनिट का बन रहा है। और कुल कितने रुपये का बनता है, तो 3,872 रुपये का बनता है। और हमें क्या चाहिए, इस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना है। तो मूलधन तो इतना था, लेकिन चुकाया कितना, 242 यूनिट, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो क्या लग रहा है, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट लग रहा है। तो कितने का यहाँ पर ब्याज आपका लग गया, तो 32 यूनिट का ब्याज लग गया। तो यहाँ पर से 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, 32 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो क्या कर देंगे, 32 से गुना कर देंगे। हल करेंगे, आपका ब्याज यानी कि इंटरेस्ट आ जाएगा रुपये में। तो 11 से काटेंगे तो ये 11 बार में चला जाएगा, 11 × 33, 5, 11 × 5 = 55, 11 दूनी 22। 11 से फिर काटेंगे तो 11 × 33, 11 दूनी 22, 32 × 32 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1024, यानी कि आपका यहाँ पर ब्याज कितने का लग गया, तो 1,024 रुपये का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी जो है किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं और शेष काम सी द्वारा अकेले 12 दिन में पूरा किया जाता है। तो सी अकेले कुल काम का 4/9 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी, ए और बी की कार्य क्षमता। किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर दिया गया है कि ए जो है 10 दिन में काम को कर सकता है और बी जो है 15 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। क्या करेंगे, यहाँ पर 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 30। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3, 15 से डिवाइड करेंगे 2, यानी कि ए की कार्य क्षमता 3, बी की कार्य क्षमता 2 है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, इफिशियंसी इंटू टाइम होता है, यानी कि कार्य क्षमता इंटू समय होता है। क्या हो जाता है आपका, कार्य क्षमता इंटू समय हो जाता है। तो यहाँ पर हमें चाहिए क्या, पहले यहाँ पर बोला गया है कि बे जो है 4 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, यानी कि ए अगर एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी अगर 2 यूनिट काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो 3 और 2 5 यूनिट काम करेंगे। तो अगर दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं तो 4 दिन में टोटल कितना काम कर लेंगे, 20 यूनिट काम करेंगे। लेकिन टोटल करना कितना काम है, 30 यूनिट। किया गया काम कितना है, 20 यूनिट। तो बचा हुआ काम कितना है, तो 30 - 20 यानी कि 10 यूनिट अभी भी काम बचा हुआ है। और इस काम को करता कौन है, सी के द्वारा किया जाता है। तो अगर किसी चीज़ का इफिशियंसी निकालना है तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, टोटल वर्क या फिर रिमेनिंग वर्क अपॉन रिमेनिंग टाइम होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो सी के द्वारा किया गया कार्य क्या है, 10 यूनिट, क्योंकि जो बचा हुआ कार्य था वही सी के द्वारा किया गया था। तो 10 यूनिट करना था और सी ने कितने दिनों में किया, तो 12 दिनों में किया। तो ये आपकी क्या आ गई, सी की कार्य क्षमता आ गई। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, सी जो है
कुल कार का 4/9 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा वो हमें चाहिए, यानी कि समय चाहिए। तो समय बराबर क्या हो जाता है आपका टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है, यानी कि अब हमें क्या चाहिए समय चाहिए। तो टोटल वर्क कितना करना है, तो 30 यूनिट तो टोटल काम था, लेकिन उसका 4/9 ही करेगा। कौन करेगा, सी करेगा। कितने की कार्य क्षमता से करेगा, तो 10/12 की कार्य क्षमता से करेगा। हल कर लेंगे, आपका सी का कुल कार का 4/9 भाग कितने समय में पूरा करेगा वो आपका हल हो जाएगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से 3 से काटेंगे, ये 3 बार में, ये 4 बार में। 3 से 30 कितने बार में, 10 बार में। 10 से 10 आपका चला गया, 4 ऊपर गुना हो जाएगा, कितने आपके हो जाएंगे, 4 चक 16 आवर, सॉरी 16 आवर नहीं 16 डेज, यानी कि 16 डेज का समय लगेगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, आधार की त्रिज्या यानी कि रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फार्मूला क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, उसका भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो क्या हो जाता है आपका 2 पाई आर एच। तो फार्मूला मेंसुरेशन में जरूरी है याद करना। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया 2 इंटू पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7। त्रिज्या कितनी दी गई, 10.5 सेंटीमीटर यानी कि 21/2 सेंटीमीटर। हाइट हमें निकालना है तो उसे यस से डिनोट करेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल जो है कितना दिया गया 1320। हल करेंगे, यहाँ पर से आपकी ऊंचाई आ जाएगी। तो 7 से 21 3 बार में चला गया, 11 से 22 2 बार में, यहाँ पे 1320 1 2 यानी कि 120 बार में चला जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 से 120 कितने बार में 10 बार में, यानी कि हाइट आपकी कितनी आ जाएगी 10 दूनी 20 सेंटीमीटर क्या आ गई बेलन की ऊंचाई आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए वॉल्यूम यानी कि आयतन चाहिए। वॉल्यूम पे यानी कि फार्मूला पे वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। फार्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर यानी कि आर क्या था आपका 10.5 यानी कि 21/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपकी कितनी आई हल करने पर 20 सेंटीमीटर। हल कर लेंगे, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। 7 से 21 3 बार में आपका चला जाएगा, 2 दूनी 4 25 आपका कितना हो जाएगा 20। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 21 25 105, 105 दिया आपका कितना हो जाएगा 315। 315 इंटू 22 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 315 यानी कि 630 यानी कि 6930 सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ गया बेलन का, ये आपके वॉल्यूम यानी कि कुल आयतन आ गए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि स्कूल ए के कुछ छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए और उनमें से 65% उत्तीर्ण हुए। स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र स्कूल बी में उसी परीक्षा में शामिल हुए। यदि स्कूल ए और बी से उस परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों में से 75% उत्तीर्ण हुए, यानी कि ए और बी का कुल मिलाकर 75% लोग पास हो गए, तो बी में अनुत्तीर्ण यानी कि बी में फेल स्टूडेंट की प्रतिशत कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कक्षा में छात्रों की संख्या हमेशा कितनी होती है 100% होती है। तो यहाँ पर ए में जो है छात्रों की संख्या कितनी रही होगी 100% रही होगी। लेकिन इस प्रश्न को आसानी से हल करने के लिए 100% को हम लोग क्या मान लेते हैं 100 स्टूडेंट मान लेते हैं कि ए में जो है छात्रों की संख्या कितनी है 100 है। तो ए में अगर छात्रों की संख्या 100 है तो टोटल जो है ए में 5 छात्र कितने हैं, तो 100 का 65% पास है यानी कि 65 स्टूडेंट पास है। और फेल कितने हैं तो 35% यानी कि 35 स्टूडेंट क्या है फेल है। फिर बोला गया कि बी में छात्रों की संख्या ए में छात्रों की संख्या की दुगनी है, यानी कि ए में अगर 100 छात्र है तो बी में कितने छात्र रहे होंगे 200 छात्र रहे होंगे। और यहाँ पर बोला गया कि कुल छात्रों में से 75% क्या हो गए पास हो गए। तो कुल छात्र कितने 100 ए क्लास में और 200 जो है छात्र बी क्लास में, तो टोटल कितने छात्र है 300 छात्र है। और उनमें से पास कितने हुए तो 75% पास हो गए, यानी कि हल करने पर आपका कितना आ जाएगा 225, यानी कि 225 स्टूडेंट क्या हो गए पास हो गए। लेकिन 225 में से 65 स्टूडेंट किस में पास है ए क्लास में, यानी कि एक कक्षा में पास है। तो अगर 225 में से 65 माइनस कर दे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा कि बी में कितने छात्र पास है। तो बी में कितने छात्र पास है तो 160 छात्र पास है। तो अगर बी में 160 छात्र पास है तो
40 छात्र क्या रहे होंगे, फेल रहे होंगे, क्योंकि 200 में से 160 छात्र अगर पास है तो 40 छात्र क्या रहे हैं, फेल रहे हैं। लेकिन हमें छात्रों की संख्या नहीं जानी है, छात्रों का प्रतिशत की कितने प्रतिशत फेल रहे। तो 40 स्टूडेंट फेल है, कुल कितने में से, 200 में से। प्रतिशत में वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे। 2 शून्य चला गया, 2 से 40 20 बार में चला जाएगा, यानी कि 20% स्टूडेंट क्या है, फेल है। कौन कक्षा में, कक्षा बी में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। तो शेषफल अगर 26 यानी कि 26 है तो भाज्य क्या होगा। तो ये आपके क्या होते हैं, भाजक, ये आपके भाज होते हैं, ये आपके भागफल, और नीचे आपका ये क्या हो गया, शेषफल यानी कि रिमाइंडर होगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो भाजक है, भागफल का कितना, 18 गुना है। तो अगर इसे यक्स मान ले तो ये आपका भाजक कितना हो जाएगा, 18 यक्स। और शेषफल का कितना, ये जो भाजक है वो आपका शेषफल का कितना गुना है, 9 गुना। तो अगर ये 18 यक्स है तो ये कितना रहा होगा, 2 यक्स, तभी तो 2 यक्स का 9 गुना 18 यक्स आपका होगा। तो टोटल यहाँ पर बोला गया है कि जो शेषफल है वो कितना असल में 26 है, यानी कि 2 यक्स बराबर कितना है, 26 है। तो यक्स बराबर आपके वैल्यू कितने आ जाएंगे, 13, यानी कि यक्स बराबर यहाँ पर आपके कितने हो गए, 13। तो और यहाँ पर 18 यक्स आपका भाजक है, तो क्या करेंगे, 18 इंटू 13 करेंगे, तो आपका भाजक आपका कितना आ जाएगा, 18 इंटू 13 करने पे तो 18 3 54, 5 18 5 23, यानी कि 234 आपका क्या आ गया, भाजक आ गया। तो अगर हमें भाज चाहिए, अगर हमें ये भाज चाहिए तो उसे निकालने के लिए क्या करेंगे, भाजक क्या करेंगे, भाजक इंटू आपका क्या हो जाता है, भागफल, भागफल प्लस आपका क्या हो जाएगा, शेषफल होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, अगर हमें भाज चाहिए, क्या चाहिए, भाज चाहिए, तो भाज निकालने का क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। तो भाजक आपका कितना हो गया, 234, भागफल आपका कितना है, 13, शेषफल आपका कितना दिया गया था, 26। हल करेंगे आपका भाज आ जाएगा। तो 13 इंटू 234 करेंगे तो 13 चौक 52, 2 5, 13 39, अब 5, 40 अब 5 आपके कितने हो जाएंगे, 44, 4, 13 दूनी 26 और 4 कितने हो गए, 30, प्लस क्या करेंगे 26, हल करने जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, 6 2 8, 4 2 6, यानी कि 3068 ये आपके क्या आ गए, भाज आ गए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 14 संख्याओं का औसत 73.5 है। यदि दो संख्याओं 60 और 63 को संख्या 58 और 70 से स्थानांतरित कर दिया जाए, उनमें से एक संख्या यक्स शामिल कर दिया जाए तो संख्याओं का औसत 1.5 बढ़ जाता है। तो यक्स का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले संख्या कितनी थी, 14, लेकिन अब उसमें क्या हो गई, एक संख्या की वृद्धि हो गई। तो अब जो है टोटल नया संख्या कितना हो गया, 15। तो टोटल अब नया संख्या कितने है, 15 है, और औसत में कितने की वृद्धि हो गई, 1.5 की, यानी कि ओवरऑल कितने की वृद्धि हो गई, तो 15 इंटू 1.5 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 15 और 7.5 यानी कि 22.5, यानी कि 22.5 की आपकी क्या हो गई, ओवरऑल वृद्धि हो गई। लेकिन वह संख्या तो पहले में, यानी कि जो संख्या नई संख्या उसमें जोड़ी जा रही है उसका कम से कम तो 73.5 रहा ही होगा। तो नई संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे पहले। तो जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा, 5 5 10, 1 3 2 5 1 6 7 2 9, यानी कि नई संख्या 96 हो सकती है। लेकिन उसमें कुछ और आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि एक संख्या 60 थी, दूसरी संख्या 63 थी, उन दोनों संख्याओं को स्थानांतरित किससे कर दिया गया, 58 और 70 से। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 123, यानी कि पहले संख्या कितनी थी, योग 123 थी, लेकिन अब कितनी हो गई, 58 प्लस 70 करेंगे, यानी कि कितनी हो गई, 128 हो गई। यानी कि पहले अगर 123 थी तो अब कितनी हो गई, 128 हो गई, यानी कि कितने की वृद्धि हो गई, +5 की वृद्धि होगी। तो ये जो +5 की वृद्धि हुई इसमें हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो माइनस करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, जो नई संख्या जोड़ी गई है उस संख्या का मूल्य मान आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 96 - 5 यानी कि 91 क्या आ गया, वो जो संख्या जोड़ी गई थी उनका मूल्य मान आ गया। तो कितना होगा, 91। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी ने जो है एक साथ क्रमशः x और y स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया। रास्ते में बिंदु यम पर मिलने के बाद ए और बी को क्रमशः y और x स्थानों तक पहुँचने में क्रमशः 3.2 घंटे और 7.2 घंटे लगे। तो उनके द्वारा यम बिंदु तक पहुँचने में लगने वाला समय कितना था, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप समझिएगा फिगर से कि यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर जो है ए जो है इस डायरेक्शन में चल रहे और बी जो है इस डायरेक्शन में चल रहे। यहाँ पर जो है आपके पॉइंट जो है क्या है, एक्स है, और ये आपकी क्या है, वाई है। तो यहाँ पर जो हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर बोला गया है कि एक जो है यहाँ पर यम बिंदु है, यक्स ए जो है यम के बाद जो दूरी चलती है वो कितने समय में तय कर लेती है, तो 3.2 घंटे में। और ये जो बी जो है यक्स तरफ पहुंचना चाह रहे हैं, तो वो उसे जो है यम पर पहुंचने के बाद यक्स तक पहुंचने में जो है उसे कितना घंटा लगता है, 7.2 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें क्या निकालना होगा, कुल दूरी निकालना होगा। किस तरीके से निकालेंगे, एक फार्मूला होता है जो कि ध्यान रखिएगा। फार्मूला आपका क्या हो जाता है, v1/v2 इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, √T2 अपॉन क्या हो जाता है, आपका T1 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, v1 आपका यहाँ पर रहने देंगे, v2 चाल निकालना है। तो चाल आपकी किस में आएंगे, अनुपात में आएंगे। तो हल करेंगे, T2 आपका समय कितना है, 7.2 घंटा, और T1 आपका समय कितना दिया गया है, 3.2 घंटा। हल कर लेते ही ये 9 बार में चला जाएगा, कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में। अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो आपका कितना आ जाएगा, 3/2, यानी कि चाल का अनुपात कितना आ गया, 3:2, यानी कि 3:2। कितना आ गया, 3:2। यानी कि ए जो है यम पर पहुंचने के बाद जो है कितने की चाल से चलता है, 3 की चाल से, और बी जो है 2 यूनिट की चाल से चलता है। यानी कि अगर इसे मान ले ये 3 यूनिट, ये सही है, ये 2 यूनिट ही आपका रहेगा। तो यहाँ पर ए की चाल जो है कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और वाई तरफ से जो चलती है उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर से जो है यम पर पहुंचने के बाद वाई तक पहुंचने में कितना समय लेता है, 3.2 घंटा। तो 3 किलोमीटर के हिसाब से जो है कितने घंटे का समय लेगा, तो दूरी निकालने के लिए यानी कि डिस्टेंस निकालने का फार्मूला आपका क्या हो जाता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि चाल इंटू समय होता है। तो फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो समय दिया गया, चाल दिया गया, दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 32 दिया आपका कितना हो जाता है, 96, यानी कि 9.6 किलोमीटर, इतने से इतने की दूरी, यानी कि यम से लेकर वाई तक की दूरी है। और हमें अब क्या चाहिए, यम से लेकर यक्स तक की दूरी चाहिए। तो ये जो है बी जो है कितने किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है, 2 किलोमीटर। तो 72 × 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 144, यानी कि 14.4 किलोमीटर। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगी, कुल दूरी। कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 14×9 = 23, और एक आपकी कितनी हो जाएगी, 24 किलोमीटर। यानी कि कुल दूरी कितनी हो गई, 24 किलोमीटर। तो कुल दूरी अगर यहाँ पर आपकी 24 किलोमीटर हो गई, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर समय हमें निकालना है कि यम पर पहुँचने में दोनों कितने समय लगाए थे। तो यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे, कुल दूरी तो हमें 24 किलोमीटर आ गए, कुल, क्योंकि हमें क्या निकालना है, समय बराबर आपका क्या हो जाता है, दूरी बटा चाल, यानी कि डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। तो टोटल आपके डिस्टेंस कितने दिए गए, 24 किलोमीटर। और दोनों के चाल का योग कितना हो जाएगा, 3 और 2 चाल है, तो कुल चाल का योग कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। हल करेंगे तो आपका समय कितना आ जाएगा, 5 × 20, 25, 28, 40, यानी कि 4.5 घंटे जो है वे दोनों यम पर पहुँचते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस का परिमाप 148 सेंटीमीटर है, उसके एक बीकन की लंबाई 70 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:3 है। तो आयत की भरी भुजा की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज के सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर कुल परिमाप 148 सेंटीमीटर दिया गया है तो एक भुजा का माप निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि 4 भुजा होते हैं तो क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएंगे इसके भुजा की लंबाई, 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28, यानी कि इसके भुजा की लंबाई कितनी आ गई, 37। एक बीकन की लंबाई कितनी दी गई है, 35। तो ये जो आपको होता है 90 डिग्री पर समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस में दोनों डायगोनल जो एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर अगर एक बीकन की लंबाई 70 सेंटीमीटर है तो उसकी आधी लंबाई कितनी हो जाएगी, 35। और ये हमें क्या निकालना है, डी का यहाँ पर वैल्यू निकालना है। तो हाफ डी का पहले हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर 37 का स्क्वायर √37 का स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे हम लोग, 35 का स्क्वायर माइनस करेंगे। हल करेंगे आपका कितना आ जाएगा, a² - b² यानी कि a + b a × b यहाँ पर कर सकते हैं। तो 37 और 35 आपके कितने हो जाएंगे,
7 5 12 यानी कि 72, और 37 माइनस 35 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 2, तो 72 दूनी 144 यानी कि 12 सेंटीमीटर क्या आ गए, दूसरे वाले डायगोनल की आधी लंबाई आ गए। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, अगर दूसरे वाले डायगोनल की आधी लंबाई 12 सेंटीमीटर तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या चाहिए, फिर हमें पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज के एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। तो यहाँ पर जो है हाफ d1 का वैल्यू आपका कितना दिया गया 24 सेंटीमीटर, और d2 आपके कितने दिए गए थे 35। तो ये तो आपका हो गया समचतुर्भुज का कुल एरिया यानी कि कुल क्षेत्रफल, किसके कुल क्षेत्रफल के बराबर है, तो आयत के कुल क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत यानी कि रेक्टेंगल के जो है एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आपकी कितनी दी गई, इसे x मान लेते ताकि आगे कन्फ्यूजन ना हो। तो लेंथ यानी कि लंबाई कितनी दी गई 7x, और चौड़ाई कितनी दी गई 3x। हल करेंगे यहाँ पर से x का वैल्यू आ जाएगा, तो हम लोग फिर क्या निकाल पाएंगे, आयत की बड़ी भुजा की लंबाई निकाल पाएंगे। तो हल कर लेते हैं, 7 से 35 कितने बार में चला जाएगा 2 बार में, 3 से 24 8 बार में, या 2 से 8 कितने बार में 4 बार में। x इंटू एक्स करेंगे तो x स्क्वायर 5 चौका आपका कितना हो जाएगा 20। तो x बराबर कितने हो जाएंगे 2√5 सेंटीमीटर। ये आपके क्या आ गए x की लंबाई आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, बड़ी भुजा की लंबाई चाहिए। तो आयत की बड़ी भुजा कौन सी है 7x है। तो अगर x की लंबाई जो है 2√5 सेंटीमीटर, यहाँ पर आपके 20 नहीं होंगे, कुछ यहाँ पर आपके गलत, सॉरी, ये जो आपका टोटल जो है ये जो 12 वाला डायगोनल था ये 35 सेंटीमीटर नहीं था 70 सेंटीमीटर था, क्योंकि हाफ आपका 35 था। तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे 70, कितने हो जाएंगे 70। तो 7 से यहाँ पर 70 को काटेंगे कितने बार में जाएगा 10 बार में जाएगा। तो कितने आपके हो जाएंगे 10 चौक 40, और यहाँ पर आपके कितने आ जाएंगे 2√10 सेंटीमीटर, कितने हो जाएंगे 2√10 सेंटीमीटर। तो x की लंबाई 2√10 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा कितनी है 7x है, तो x का वैल्यू दिया गया 7 से गुना कर देंगे तो बड़ी भुजा की लंबाई आ जाएगी, कितनी हो जाएगी 7 दूनी 14√10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी आपके बड़ी भुजा की, यानी कि आयत के बड़ी भुजा की लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी राशि पर पहले 3 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष है, अगले 4 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष, और 7 वर्ष के बाद 16% प्रति वर्ष है। यदि एक व्यक्ति 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 11,340 रुपये प्राप्त होता है तो उसने कितनी राशि का निवेश किया, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बोला गया है कि 3 साल के लिए प्रति वर्ष कितने का ब्याज लगता है 8% का ब्याज लगता है। तो अगर 1 साल में 8% का ब्याज लगेगा तो 3 साल में कितने का ब्याज लगेगा 8 या 24%। फिर बोला गया कि अगले 4 सालों तक 10% का ब्याज लगता है। तो अगर 1 साल में 10% का तो 4 साल में 40% का ब्याज लगेगा। तो अभी तक कुल कितने साल हो गए 7 साल। फिर बोला गया कि 7 साल के बाद 16% का प्रति वर्ष ब्याज लगेगा। कुल कितने सालों तक लगता है 10 सालों तक। तो 10 में से 7 साल तक तो अब तक ब्याज लग चुका है, तो बचा कितने साल 3 साल। तो कितने ब्याज कुल लगेंगे 16% के हिसाब से 48%। तो कुल अभी तक ब्याज कितने हो गए 8 4 12, 1 4 4 8 2 10 1 11, यानी कि 112% आपके अभी तक क्या हो गए ब्याज हो गए। आपको चाहिए क्या मूल राशि चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कोई भी मूलधन जो है खुद में क्या होते हैं 100% होते हैं, यानी कि हमें क्या चाहिए 100% का वैल्यू चाहिए। लेकिन 112% का यहाँ पर वैल्यू कितना दिया गया, यानी कि कुल ब्याज कितना दिया गया 11,340। हल करेंगे यहाँ पर से हम लोगों को क्या निकालना होगा 100% का वैल्यू निकालना होगा। किस तरीके से निकालेंगे, आपका यहाँ पर 14 से काट लेते तो 14 8 है आपका 112, यहाँ पर से 14 सत्य आपके कितने हो जाएंगे 98, 14 8 112 1 0। यहाँ पर आपके 2 से कट रहे तो काट लेंगे, ये 2 से ये 4 बार में, यहाँ पर आपके 405 बार में। हमें क्या चाहिए 100% का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे दोनों तरफ 25 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे 25 से गुना करेंगे, तो इधर आपका कितना हो जाएगा 25 चौक 100% बराबर 25 25 125 1 25 चौक 100 101, यानी कि 10,125 रुपये आपका क्या आ गया मूल्य धन आ गया, यानी कि जो धनराशि निवेश की गई थी वो रुपये आपका आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।